नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप कलिया सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा नज़दीक आ गई है और उसका सिलेबस आपको जल्द से जल्द पूर्ण करना है। इसी क्रम में हम हमारी हिंदी भाषा की एक और कक्षा लेकर आए हैं जो वर्तनी से संबंधित है। तो अब वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी उसे कहते हैं जो शब्दों को हम लिखते हैं उनको एक सही क्रम में या सही तरीके से लिखा जाता है। शब्दों को एक सही तरीके से, जैसे मैंने कुछ भी लिखा, काम लिख दिया, तो काम को हम सही तरीके से लिखेंगे। काम में क में आ की मात्रा लगेगी, फिर म लिखा जाएगा, और म का लिख दिया, जैसे म का लिख दिया, इसका भी उल्टा लिख दिया, तो वो सही तरीका नहीं है शब्द को लिखने का, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो वो शब्द कौन से हो जाएंगे? निरर्थक शब्द। और जिन शब्दों से कोई अर्थ निकल रहा है वो कौन से हो जाएंगे? सार्थक शब्द। ठीक है, तो शब्दों के दो प्रकार होते हैं, एक सार्थक शब्द होते हैं, एक निरर्थक शब्द होते हैं। उसके बाद हम शब्दों में आगे चलेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि सही लिखने का, शब्दों को सही लिखने के तरीके को वर्तनी कहते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे कोई शब्द लिख दिया, ये रोड लिख दिया, ठीक है, रोड। आप सभी भी लगभग ऐसे ही रोड को लिखते होंगे। तो ये शब्द को सही लिखने का तरीका क्या है? तो ये वर्तनी के हिसाब से ये शब्द शुद्ध नहीं है। शब्द शुद्ध कौन सा होगा वर्तनी के हिसाब से? वर्तनी के हिसाब से रोड के नीचे ये तारण जात का जो चिन्ह है, तारण जात का ये चिन्ह नहीं लगेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये शब्द को सही लिखने का तरीका है। तो वर्तनी के हिसाब से जो सही शब्द है वो कौन सा है हमारा? ये रोड आ गया। शब्दों के सही लिखने के तरीकों को हम वर्तनी कहते हैं। तो ये वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द ये रहेगा हमारा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो र को लिखने के लिए तो र हम कितनी प्रकार से लिखते हैं? र एक तो हमारा सामान्य र होता है, जैसे कि हमने रमेश में लिखा, ये रमेश में लिख दिया, तो ये सामान्य र। रमेश के बाद हम सुरेश में लिखेंगे, ठीक है, सुरेश में, ये सामान्य र। ये र के यहाँ कौन सा टाइप है? सामान्य र, ठीक है। उसके बाद र का एक और टाइप होता है। र का एक और टाइप कौन सा होता है? जैसे कार्य शब्द, कार्य शब्द में र आता है, ठीक है। तो इस र को क्या बोलते हैं? इस र को कौन सा रूप बोलते हैं? र का रेफ रूप बोलते हैं इसको, रेफ रूप। इसको र का रेफ रूप बोलते हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि ये एकमात्र, ये क्या है? ये एकमात्र र का आधा रूप है। ये र का एकमात्र आधा रूप है। बाकी के जो र आएंगे, जितने भी आएंगे, जैसे क्रम में र आता है हमारा, क्रम में कौन सा र आता है? क्रम में ये नीचे पदेन रूप, ये र का कौन सा रूप है? तो ये र का, ये जो हमने लगाया, ये र का कौन सा रूप है? ये र का ये पदेन रूप है, ठीक है। तो ये भी र पूरा रहेगा। तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे, जैसे क्रम में संधि विच्छेद करेंगे, तो क आधा हो गया हमारा। उसके बाद संधि विच्छेद मैंने बोल दिया, वर्ण विच्छेद करेंगे तो क आधा हो गया। उसके बाद इसमें र आएगा, तो ये र पूरा आएगा, ठीक है, र पूरा आएगा। उसके बाद र पूरा आया, उसके बाद म आएगा, और ये म आधा है और ये आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम र को आधा लिख के अ लगा सकते हैं इसमें। हर वर्ण में, हर व्यंजन में अ छुपा होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको बता ही चुका हूँ मैं। तो ये ऐसे लिखेंगे। जबकि हम कार्य को लिखेंगे तो हम कार्य को कैसे लिखते हैं? अब इस रेफ रूप की एक और क्या खासियत है? तो रेफ रूप जो र का होता है उसकी एक और खासियत ये है कि ये एकमात्र ऐसा है जो व्यंजन आ रहा है ये उसके पहले बोला जाता है। जैसे कार्य, तो का र य ऐसा आता है, ठीक है, तो ये पहले बोला जाएगा। भैया प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसमें? ठीक है, कार्य, तो ये इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम तो कैसे आएगा? क प्लस अ, ये आधा का प्लस अ प्लस ये र रहेगा। इसके बाद अ नहीं लगेगा, इसके बाद अ नहीं लगेगा क्योंकि ये पूर्ण रूप नहीं है। फिर उसके बाद ये आधा और इसके बाद अ लग जाएगा, तो ये पूर्ण व्यंजन है, ठीक है। ऐसे हमारा कार्य वर्क करता है। तो आप यहाँ से समझ गए हो कि र जो रेफ रूप रहता है वो व्यंजन के पहले आता है, बोलने में, उच्चारण में व्यंजन के पहले आएगा और लगेगा व्यंजन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हम किसी शब्द के ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि र को अगर हम लिखें, मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। एक चीज़, 2-3 शब्द आपको बताने हैं, ठीक है। यहाँ पर नई स्लाइड ऐड।
तो र में स्वर कोई आ गया, जैसे कि यहाँ पे कोई स्वर आ गया, हमने एक शब्द लिखा आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो अब आशीर्वाद को आप ऐसे लिखते होंगे, ठीक है, आशीर्वाद को आपने ऐसा लिखा होगा, पर ये र का वर्तनी के हिसाब से ये शुद्ध नहीं है, तो हम र को क्या है बोलते पहले आशीर्वाद और लगाते हैं उसके बाद में, ठीक है, लगाते बाद में है, बोलते पहले और लगाते बाद में, तो इसका शुद्ध शब्द क्या आएगा, ये आशी, उसके बाद बोलते पहले हैं तो बोलते पहले हैं, उसके बाद लगाते बाद में है, तो बाद में कहाँ लगाएंगे, ये आशीर्वाद, बोलेंगे पहले और लगाएंगे बाद में, तो ये वर्तनी के हिसाब से आशीर्वाद ऐसा शुद्ध शब्द है, ठीक है। और ये लगेगा कहाँ पे, तो आप ये देख लीजिए कि अगर व्यंजन में कोई स्वर आ रहा है, स्वर मतलब कोई मात्रा आ रही है यहाँ पे, वह में आ की मात्रा आ गई, तो उस मात्रा पे लगेगा ये ना कि ऐसा नहीं लगेगा ये, ठीक है। आप सोचो कि ये ऐसा लग जाए कि ये वाद पे लगा दें, तो ये भी वर्तनी के हिसाब से शुद्ध नहीं है। वर्तनी के हिसाब से शुद्ध कौन सा है, ये शब्द है। तो र को लिखने का आपने तरीका देखा, जो रेफ रूप हम लिखते हैं र का, वो बोला पहले जाता है, लिखा बाद में जाता है, और उसके साथ अगर कोई स्वर आ गया, जैसे यहाँ पे कोई स्वर आ गया, स्वर की मात्रा आ गई, तो उस स्वर की मात्रा पे लगेगा। ऐसे ही हम एक और शब्द ले सकते हैं इसका, तो एक और शब्द कौन सा है हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय, अंत के बाद अंतर्राष्ट्रीय। अब इसमें कहाँ पे रहा आएगा, इसमें कहाँ पे रहा आएगा आप बताइए, आप सोच के देखिए, अंतर्राष्ट्रीय में रह पे आएगा, तो अंतर तो ये पूरा आ गया, अंतर के बाद राष्ट्रीय, अंतर के बाद एक रह यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और लगेगा कहाँ पे, इसके बाद, तो अंतर्राष्ट्रीय। और हमने ये देखा था कि कहाँ पे लगाएंगे आप, तो जो उसमें कोई मात्रा आ रही है उस मात्रा के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाएगा। तो आपका यहाँ से ये थोड़ा सा ठीक हुआ होगा। अब हमने देखा कि एक और हम सामान्य शब्द लेते हैं, जैसे हमने पर्वत ले लिया, पर्वत, तो ये पर्वत में कहाँ पे लगेगा, पर्वत में जो र का रेफ रूप लगता है कहाँ पे, प के बाद र आ रहा, प के बाद र आ रहा, तो ये व पे लगा देंगे हम, इसमें कोई मात्रा तो है ही नहीं, तो उस मात्रा पे लगाएंगे, ठीक है। ऐसे र के रेफ रूप को लिखा जाता है। बाकी जो एक और रूप रहता है वो पदेन रूप रहता है। पदेन रूप में तो सीधा है कि उसको जहाँ लगाएंगे, जैसे किसी वर्ण में लगा रहे हैं, जैसे ये क्रम लिख दिया हमने, तो ये यहाँ पर लगा देंगे क्रम, ये बोला बाद में जाता है और लगाया उसी वर्ण पे जाता है, ठीक है। क्रम, क के बाद र आएगा, क्रम आएगा, ऐसे इस टाइप से हमारा ये वर्ड आएगा, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें और भी लिख सकते हैं, जैसे ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट, अब ट्रस्ट में क्या है कि ये ट आधा है, तो ये जो है ये वाला शब्द क्या है, ये हलंत है, इधर का तो हलंत है और ये र है, तो ये र का पूर्ण रूप है। तो अगर इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो कैसे आएगा वो, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप सोचो कैसे आएगा, ट तो हमारा आधा है, ठीक है, फिर र आ रहा, र का साउंड र, तो ये र पूर्ण आएगा, इसमें अ आएगा, ठीक है, अ की ध्वनि आती है। कोई भी व्यंजन अ के बिना पूर्ण नहीं है, ठीक है, या तो किसी भी स्वर के बिना पूर्ण नहीं है। अ की जगह अगर कोई आ भी आ रहा है तो वो उसको पूर्ण कर देगा, ये आपको मैंने वर्णमाला वाली क्लास में समझाया था, ठीक है। तो ये ट्रस्ट ऐसे लिखेंगे, ट्रस्ट का अब आधा स है इसमें, ठीक है, तो ये स आधा, फिर ट के नीचे हलंत, और इसको पूरा करने के लिए ये अ, ठीक है, ट्रस्ट ऐसे लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार आपने र को लिखने का तरीका देखा कि र के किस किस रूप को कैसे कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये र के मेन रूप थे, हमने इनको लिख लिया। एक तो साधारण रूप रहेगा। अब ऋषि एक ग्रह में आता है, जो ऋषि लगाते हैं हम, तो ये ऋषि क्या है, स्वर का है, ऋषि स्वर का है, ये री वाला, ठीक है, ये री वाला। इसको कैसे लिखेंगे आप, जैसे ग्रह में लिखा हमने, बोर्ड थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, एक मिनट रुकना आप। इस री को हम कैसे लिखेंगे, ये ग्रह, ये ग्रही, ठीक है। तो इसमें री का साउंड आता है, ये स्वर, ये हमारा स्वर रहता है री, और इसी ये मात्रा है इसकी, तो ये नीचे वाली क्या है, री की मात्रा है, इसमें भी री का साउंड आता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अभी हम इसका पदेन रूप लिखेंगे तो ग्रह लिखेंगे, तो ये ग्रह कौन सा हो गया, ये ग्रह हो गया प्लेनेट वाला ग्रह, ठीक है, ये प्लेनेट वाला, ये वाला ग्रह प्लेनेट वाला है। ये ग्रह कौन सा हो गया, होम वाला ग्रह हो गया। तो आपने देखा कि लिखने के तरीके से कितना अंतर आता है और सही शब्द कैसा रहता है। अगर हम इस ग्रह को
ग्रह लिख देंगे तो ये वर्तनी के हिसाब से ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ये इसको लिखने का सही तरीका हमने आज सीखा कि ग्रह को कैसे लिखते हैं। ये जिन भी शब्द में है, जैसे कि कहाँ पर भी अगर खड़ी पाई आ रही है, खड़ी पाई किसे बोलते हैं तो खड़ी पाई से बोलते हैं। ये जो वर्ण रहता है, कोई भी वर्ण है, जैसे यहाँ पे ये वर्ण है तो ये जो लंबी लकीर है, ठीक है, इसको खड़ी पाई बोलते हैं सीधी लकीर को। और ये जो आड़ी है इसको सिरोरेखा बोलते हैं। इस आड़ी रेखा को क्या बोलते हैं? सिरोरेखा। तो ये जो जहाँ पे भी ये रेखा आ रही, जैसे क वर्ण में ये रेखा आ रही तो ये यहाँ पे लग जाएगा, ग वर्ण में ये रेखा आ रही तो उस रेखा पे ऐसे लग जाएगा। तो ये जो शब्द आ रहे हैं उनमें इस प्रकार से लग जाएगा। अब जैसे कि कुछ घुमावदार शब्द हैं, जैसे हमने एक पढ़ा था शुरू में हरस्व, हरस्व में लगाना होगा तो ये यहाँ पे ऐसा लगेगा हरस्व, ठीक है, हरस्व में इस प्रकार से लगेगा। अब एक और हमने संयुक्त व्यंजन कौन सा पढ़ा था? हमारा संयुक्त व्यंजन श्र पढ़ा था, श्र। तो श्र में ये स तो ऐसे ही था, ये र को लगाने के लिए हमने ये र कर दिया था तो ये श्र हो गया था। इस प्रकार से र के पदेन रूप को लगाया जाता है और इस प्रकार से र के रेफ रूप को लगाता है। रेफ रूप में ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय, आशीर्वाद वगैरह ये इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं। तो इसको सही लिखने का तरीका कैसे? अब अंतर्राष्ट्रीय में क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये बोला पहले जाएगा और लगाया बाद में जाएगा। और लगाया अगर उसमें व्यंजन के साथ कोई स्वर आ रहा है तो उस स्वर की मात्रा पे लगाया जाएगा, ठीक। आप यहाँ से इतना समझ चुके होंगे र के प्रकार को, ठीक है। हम आगे बढ़ें इसके बाद, तो आगे बढ़ेंगे अक्षरों को आधा लिखने की विधि। तो अक्षरों को हम आधा किस प्रकार से लिखेंगे ये वाली हम विधि देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था व्यंजन वर्णमाला हमने देखा था, तो एक स्वर होता है, स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? टोटल 11 व्यंजन देखे थे, व्यंजन टोटल 33 देखे थे। उसके बाद संयुक्त व्यंजन को जोड़ देंगे हम और अयोगवा को जोड़ देंगे तो 39 व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इनको लिखने का, इनको आधा कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आगे हम जो अनुस्वार हम देखेंगे, अनुस्वार क्या है कि अक्षरों को उसमें आधा लिख के भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जो पंचमा अक्षर रहते हैं उनको आधा लिखा जाता है और फिर उसको प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको लिखने का सही तरीका क्या है वो आपको यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वर्तनी की कोई भी गलती ना करें परीक्षा में, ठीक है। तो आपने देखा स्वर, स्वर हमारे टोटल 11 हैं। अब स्वर पे आप एक नोट डाल लीजिए। स्वर क्या है कि स्वरों को आधा नहीं लिखते हैं क्योंकि ये स्वर पूर्ण रूप में है। अपन ने बोला जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए वो स्वर होते हैं, और जो स्वरों की सहायता बोले जाए वो व्यंजन होते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाए मतलब ये आधे हैं और ये पूर्ण है, ये तो अपने आप में ही पूर्ण है। तो स्वरों को आधा नहीं लिखा जाता। यहाँ पर क्या डालेंगे हम? स्वरों को आधा नहीं लिखते हैं। स्वरों को आधा नहीं लिखते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो व्यंजन में आएंगे। व्यंजन में क्या है? व्यंजन में हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें दिख रही हैं। क्या दिख रही है? मेन चीज़ें कि एक तो ये खड़ी रेखा है, ठीक है, एक ये खड़ी रेखा है और एक उसके ऊपर सिरो रेखा है। एक खड़ी रेखा को क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। तो एक खड़ी रेखा है, ये वाली खड़ी रेखा है, उसके ऊपर ये सिरो रेखा है। तो खड़ी रेखा को जो पार कर रहे हैं, जैसे ये बनाया हमने, ये सिरो रेखा, सिरो रेखा, ठीक है, और ये खड़ी पाई। अब जो खड़ी पाई को पार कर रहे हैं, खड़ी पाई को कौन कौन पार कर रहा है? तो खड़ी पाई को हमारे इसमें पूरे आप देख लीजिए व्यंजन में खड़ी पाई को कौन कौन पार कर रहा है। तो एक तो क कर रहा है, ये खड़ी रेखा से, ये यहाँ से आके फिर ये यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। एक तो क कर रहा है खड़ी रेखा को पार, और एक और कौन सा वर्ण कर रहा है हमारा? तो एक फ कर रहा है, ये फ यहाँ पे है, ठीक है, ये फ। तो जो खड़ी रेखा को पार कर रहे हैं वो कैसे लिखे जाएंगे? तो जैसे आपने वो टॉम एंड जेरी वाला देखा होगा। टॉम एंड जेरी में क्या होता है कि वो टॉम के डर से जेरी क्या करता है कि वो पैर रखता है दरवाजे के बाहर, पर वो देख के रखता है। जैसे ही वो रखता है पैर और एकदम से देख लेता है कि हाँ वहाँ पे टॉम है, तो वो वापस से पैर पूरा रखता ही नहीं है, वापस खींच लेता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें इससे ये याद रखना है कि जो हमारे क और फ है, एक नंबर हमने डाला, 2 वर्ण है हमारे क और फ, ये क्या करते हैं? ये खड़ी पाई को पार करते हैं। तो इनको आधा लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इनको आधा लिखने के लिए पैर को पूरा नहीं ले जाना है, ज़मीन पे नहीं टिकाना है और ये इतना ही रखना है, ठीक है। ऐसे क को आधा लिखेंगे। जैसे कोई शब्द लिखा हमने, क्या लिखा, ये क्या शब्द में कैसा आएगा? इस प्रकार से आएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे फ को। फ को भी इसी प्रकार लिखते हैं। फ को भी पैर पूरा नहीं ले जाना है, आधा हमें देखना है कि भैया वहाँ पे कोई है तो नहीं। टॉम एंड जेरी जैसे देखता है जेरी टॉम को, तो उसी प्रकार से
तो ये आधा गया, ठीक है। जैसे फ्लावर लिखेंगे हम, ये फ्लावर, ठीक है। तो ये यहाँ से समझा, जो दो ही हैं जो खड़ी पाई को पार कर रहे हैं, उनको आधा लिखने का तरीका हमने देख लिया कि इसमें पैर पूरा नहीं रखना है, आधा ले जाना आगे और देखना है भैया कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने और देखे वर्ण, तो बाकी सारे वर्ण ये खड़ी पाई पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। ये वर्ण खड़ी पाई पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ये खड़ी पाई पे ख़त्म हो रहा है, ये खड़ी पाई पे ख़त्म हो रहा है, ये खड़ी पाई पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ये खड़ी पाई पे ख़त्म हो रहा है, ये वाला खड़ी पाई पे ख़त्म हो रहा है, ये खड़ी पाई पे, ये खड़ी पाई पे, ये खड़ी पाई पे ख़त्म हो रहा है, ये इसको पार नहीं कर रहा है, ये खड़ी पाई पे ख़त्म हो रहा है, ये इसको पार नहीं कर रहा है। तो जो खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे हैं उनकी खड़ी पाई हटा देंगे। तो यहाँ पर सेकंड क्या लिखेंगे, जो खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे, खड़ी पाई को पार न करने वाले वर्णों की खड़ी पाई हटा देंगे। कैसे, उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कैसे। तो उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे जैसे कि हमने कोई भी लिखा शब्द, जैसे ग शब्द को हम 11 लिख रहे हैं, तो ग को 11 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ग आधा आ रहा, 11 पे 11 में ग आधा आ रहा है, तो इसकी खड़ी पाई हटा देंगे। खड़ी पाई हटा दी, जहाँ पे भी खड़ी पाई लगी है वहाँ पे खड़ी पाई हटानी, तो ये गया, ये या 11, ठीक है। इस प्रकार से हम खड़ी पाई हटा देंगे। कोई से भी शब्द में जहाँ पे खड़ी पाई लगी है, ख लिखा है, ख पे बाद हम ख में ख्वाहिश लिखेंगे तो इसकी खड़ी पाई हटा देंगे, ये ख्वाहिश, ठीक है। यहाँ पे इसकी खड़ी पाई लगी थी, वो खड़ी पाई हमने हटा दी। इस प्रकार से हम खड़ी पाई हटा के लिखेंगे। जहाँ पे खड़ी पाई पे शब्द अंत हो रहा है उसकी खड़ी पाई हटा देंगे। खड़ी पाई को पार न करने वाले शब्दों की खड़ी पाई हटा देंगे, ठीक है। ये यहाँ से अपने खड़ी पाई का देख लिया। उसके बाद एक और है, एक और कौन से हमारे घुमावदार शब्द। घुमावदार शब्द कौन से है, यहाँ पे देखिए आप तीसरा नंबर घुमावदार। तो घुमावदार शब्द कौन कौन से, घुमावदार शब्द आप तो देखोगे कि ये ट में घुमाव आ रहा है, ठ में घुमाव आ रहा है, ड में आ रहा है, ढ़ में आ रहा है, ये उसके बाद अंग में आ रहा है। तो ये जिन जिन शब्दों में घुमाव आ रहा है उसके नीचे क्या लगेंगे, घुमावदार शब्दों में हलंत लगाएंगे आधा लिखने के लिए। तो घुमावदार शब्दों को आधा लिखना रहेगा हमें, जब भी हमें घुमावदार शब्दों को आधा लिखना रहेगा तो हलंत लगाएंगे। जैसे गड्ढा हम लिख रहे हैं, गड्ढा लिखेंगे तो गड्ढा का उदाहरण आप यहाँ पे देखेंगे, ये ग है, अगर इसको आधा लिखना है तो इसको आधा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको फर्स्ट कक्षा में बताया, किसी शब्द को आधा बनाने के लिए, एक मिनट, जैसे यहाँ कोई शब्द है गड्ढा, ठीक है, यहाँ पे कोई शब्द है गड्ढा, तो इसको आधा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ड को आधा बनाने के लिए यहाँ पे हलंत लगा देंगे। ये हलंत लगा के ये ड आया और ये ड पूरा हो गया, तो ये गड्ढा इस प्रकार से होगा, ठीक है। आप ये समझ गए। तो जहाँ पे भी घुमावदार जो शब्द है, घुमावदार शब्द कौन कौन से हैं, घुमावदार शब्द को मैं गोला कर देता हूँ इसमें हरे से। तो घुमावदार शब्द में एक तो अंग आ जाएगा, ठीक है, फिर छ आएगा, छ के बाद ट, ठ, ड, ढ, ये भी आ रहा है। उसके बाद द आ रहा है, द के बाद कौन सा आएगा, र आएगा। र में भी ये घुमाव दिख रहा है नीचे, ठीक है, इसमें खड़ी पाई वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसमें ये घुमाव है। उसके बाद ह में भी ये नीचे घुमाव दिख रहा है। टोटल कितने हो गए घुमावदार शब्द हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो घुमावदार शब्द कौन कौन से हैं, 9। बाकी जो बचे खड़ी पाई पे एंड हो रहे हैं उनमें खड़ी पाई हटा देंगे। घुमावदार शब्दों में हम क्या करेंगे कि घुमावदार शब्दों के नीचे हलंत लगा देंगे आधा बनाने के लिए। और क और फ में क्या करेंगे, क और फ में पैर उसका पूरा रखेंगे नहीं वहाँ पर, ठीक है, उसको आधा लिख के हम ट्राई करेंगे। तो ये शब्दों को आधा लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। यहाँ से अपने शब्दों को आधा लिखने का तरीका पढ़ा। बिंदु को सही लिखने का तरीका क्या होता है, तो बिंदु कितने प्रकार से लगाई जाती है हमारे इसमें, बिंदु कितने प्रकार से लगाई जाती है, बिंदु 4 प्रकार से लगाई जाती है। कौन कौन सी 4 प्रकार से बिंदु होती है वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। ये सिरो रेखा है, ये खड़ी पाई है। अब बिंदु कहाँ लगती है, तो एक तो यहाँ लगती है। ये बिंदु कौन सी होती है, पंचम अक्षर की होती है, पंचम अक्षर की बिंदु, ठीक है, पंचमाक्षर। अब पंचम अक्षर कौन में, ये सिर्फ एक वर्ण में लगती है। एक वर्ण पे कौन सा पे लगती है, तो ये अंगा पे लगती है सिर्फ, ये अंगा पे यहाँ इस प्रकार से लगती है, ठीक है।
पंचमाक्षर की बिंदु रहती है। उसके बाद एक बिंदु यहाँ पे ऊपर लगती है, ये बिंदु कौन सी होती है, ये अनुस्वार की बिंदु होती है, ठीक है, ये अनुस्वार की। उसके बाद एक और जो बिंदु लगती है, तो एक बिंदु यहाँ पे लगती है खड़ी पाई के नीचे, जो भी मतलब जिन भी वर्णों में लगेगी तो वो नीचे लगेगी। यहाँ नीचे वाले बिंदु हमारी दो जगह लगती है, एक तो अढ़ पे लगती है ये इस प्रकार से, और एक अढ़ पे लगती है इस प्रकार से, ठीक है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को कहते हैं ताड़नजात, 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 ठीक है। उसके बाद एक और बिंदु लगती है यहाँ पे, इस बिंदु को कहते हैं हम नुक्ता। ये जो नुक्ता लगता है, ये नुक्ता अरबी और फारसी शब्दों में लगता है। किन किन शब्दों में लगता है, ये अरबी और फारसी शब्दों में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अरबी और फारसी शब्दों में, अरबी और फारसी शब्दों में नुक्ता लगता है, ठीक है। नुक्ता एक तो क में लगता है, उसके बाद एक ख में लगता है, एक ग में लगता है, उसके बाद ज में लगता है यहाँ पे, और ये फ में लगता है इस प्रकार से, ठीक है। ये इन्हीं वर्णों में नुक्ता लगता है। तो हमने देखा अभी नुक्ता कहाँ लगता है, ये नुक्ता अरबी और फारसी शब्दों में लगता है, और किन शब्दों में लगता है, क ग ज, क ख ग और ज और फ में लगता है। इन्हीं वर्णों में नुक्ता लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे अनुस्वार। अभी ये हमारा जो ये क्लास है ये अनुस्वार का है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। नुक्ता मैंने बता दिया 4 जगह लगता है, कहाँ लगता है वो हमने इस प्रकार से अभी देखा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक नियम दे रखा है कि अनुस्वार के तुरंत बाद यदि वर्गीय व्यंजन आए तो उस वर्ग का पंचमाक्षर आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको ये बताता हूँ। तो हमने क वर्ग का एक कोई सा शब्द ले लिया है, जैसे तिरंगा ले लिया, ठीक है। ये तिरंगा शब्द है, ये अनुस्वार की बिंदी है। हम अनुस्वार को सीख रहे हैं। अनुस्वार के तुरंत बाद यदि वर्गीय व्यंजन आए तो उस वर्ग का पंचमाक्षर आएगा। जैसे ये अनुस्वार है तिरंगा, इसके बाद वर्गीय व्यंजन आ रहा है। वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, तो एक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हमने वर्गीय व्यंजन इसमें पढ़ा था। वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और इसमें ये क, छ, ट, त, प से स्टार्टिंग जो वर्ण होते हैं ये 5-5 के इसमें रहते हैं, मतलब वर्ग में रहते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इसका पंचमाक्षर, ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर और ये 5वां अक्षर। ये 5वां अक्षर हमने देख लिया। यहाँ पर हमें दे रखा है एक नियम के अनुस्वार के तुरंत बाद यदि वर्गीय व्यंजन आए, तुरंत बाद वर्गीय व्यंजन आया, ये अनुस्वार यहाँ पे लगा और इसके सिर पर तुरंत बाद कौन सा आया, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में कौन सा वर्गीय व्यंजन आया, ग वर्ग का। तो उस वर्ग का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर कौन सा है इसका, ये वाला है, ठीक है। ये वाला पंचमाक्षर है। तो तिरंगा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक और प्रकार, ये हो गया तिरंगा, ये र आया, ये अंग, ये अंगा वाला चिन्ह, ये पंचमाक्षर है, क्योंकि यहाँ पे आगे ग आ रहा है, तुरंत बाद जो आए उसका पंचमाक्षर लिखना है। तो ये अंग आया और ये आधा आएगा और ये ग। यहाँ पे आप एक चीज़ है, अनुस्वार के तुरंत बाद यदि वर्गीय व्यंजन आए तो उस वर्ग का पंचमाक्षर आधा, यहाँ पर एक चीज़ जोड़ लीजिए, आधा आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, आधा। तो आधा लिखने के लिए जो हमने देखा था कि जो घुमावदार होते हैं उनको आधा लिखने का तरीका क्या है, आधा लिखने का तरीका उनके नीचे हलंत लगा देते हैं। तो ये हलंत लगा के हम तिरंगा, अगर तिरंगा कहीं ऐसा आ गया कि वर्तनी के हिसाब से शुद्ध क्या है और ये दे दिया आपको, तो ये वाला तिरंगा भी सही रहेगा। ये नहीं दिया, पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे, जहाँ पे अनुस्वार लगा है। ये अनुस्वार इस प्रकार से लगता है, ठीक है। जहाँ पे अनुस्वार लगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद अगर हमारे अनुस्वार ऑप्शन में नहीं है और इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन में आया है तो ये भी वर्तनी के हिसाब से शुद्ध रहेगा, ठीक है। पहले इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद एक और शब्द ले लेते हैं हम, अगला शब्द ले लेते हैं कोई सा, जैसे ये ज वर्ग में संजय, संजय नाम का एक शब्द ले लिया हमने, संजय, ठीक है। संजय शब्द है। अब संजय को हम अनुस्वार ना लिख के उसका पंचमाक्षर लिखेंगे, तो वो अनुस्वार को हटा के पंचमाक्षर लिखेंगे तो वो किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे ये स आया, अब अनुस्वार को हमने यहाँ से हटा दिया, इसको आधा लिखेंगे तो पंचमाक्षर आएगा और आधा अक्षर। अब पंचमाक्षर में मैंने बताया था जहाँ पे जो खड़ी पाई पे एंड हो रहा हो उसको आधा लिखने का क्या तरीका है कि उसकी खड़ी पाई हटा देंगे। तो ये खड़ी पाई हटा दी और ये ज और ये
तो ये संजय अगर ऐसा लिखा आता है कि वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है, इस प्रकार से नहीं आएगा और इस प्रकार से ऑप्शन में दे दिया, तो वर्तनी के हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। यहाँ से आपने संजय को सीखा, ठीक है। इसी प्रकार आप अन्य वर्णों में कोई सा भी वर्ण ले लीजिए, उसका जो वर्ग व्यंजन आएगा उस वर्ग में पंचमाक्षर आएगा। मैं आपको 2-3 शब्द और लेके इसमें बता देता हूँ, 2-3 शब्द। तो एक हमने देख लिया, जैसे यहाँ पर आएगा संदेश, एक शब्द ले लिया, संदेश ले लिया। अब संदेश को कैसे लिखेंगे हम? तो स को आधा, स से अनुस्वार हटाने के लिए अनुस्वार हटाया हमने। अब ये द अनुस्वार के तुरंत बाद कौन सा शब्द आ रहा है? द कौन से वर्ग में है? ये त वर्ग में है और इसका पंचमाक्षर कौन सा है? न। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आधा करके पंचमाक्षर लिखेंगे, उसको आधा करके लिख देंगे, तो ये संदेश हो गया, ठीक है। यहाँ से आपने समझा कि अनुस्वार के तुरंत बाद यदि वर्गीय व्यंजन आए, वर्गीय व्यंजन कौन सा? क वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में से कोई सा भी व्यंजन आ रहा है तो उसको हम पंचमाक्षर, उसका पंचमाक्षर लिखेंगे और वो पंचमाक्षर क्या रहेगा? वो पंचमाक्षर आधा रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से एक नियम आपने देखा। ऐसे आप कितने भी शब्द बना सकते हैं और उनको देख सकते हैं आगे। ये सही लिखने का तरीका है। उसके बाद पंचमाक्षर के एक और नियम आ रहा है, पंचमाक्षर के तुरंत बाद यदि पंचमाक्षर आए तो अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा। जैसे पंचमाक्षर के तुरंत बाद यदि कोई पंचमाक्षर आ रहा है, जैसे कि हमने एक शब्द ले लिया वाग्मयी, वाग्मयी आ गया या तो उन्मुख आ गया, पंचमाक्षर के बाद तुरंत पंचमाक्षर। तो एक शब्द हम यहाँ से लेंगे उन्मुख, ये उन्मुख नाम का शब्द ले लिया हमने, ठीक है। अब पंचमाक्षर, ये न भी पंचमाक्षर है और म भी पंचमाक्षर है। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि पंचमाक्षर के तुरंत बाद यदि पंचमाक्षर आए तो वो अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा, मतलब वो उसके मूल रूप में ही लिखा जाएगा आधा करके। तो अब हम उन्मुख को इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ये उन्मुख लिखेंगे, इस प्रकार से उन्मुख को नहीं लिख सकते। ये उन्मुख वर्तनी के हिसाब से हमारा क्या रहेगा? ये गलत रहेगा और ये उन्मुख सही रहेगा। एक और शब्द हम इस प्रकार से देखते हैं, जैसे एक वाग्मयी शब्द है, वाग्मयी, ठीक है। इस शब्द को हम लिखेंगे, इसमें भी क्या है? पंचमाक्षर है, अंग पंचमाक्षर है और माँ भी पंचमाक्षर है, ठीक है। तो ये पंचमाक्षर आ रहा, तुरंत बाद पंचमाक्षर आ रहा, तो इसको भी अनुस्वार के रूप में हम नहीं लिख सकते। जैसे ये वाग्मयी ऐसे नहीं लिख सकते हम, वाग्मयी ऐसे नहीं लिख सकते। ये क्या है कि वर्तनी के हिसाब से गलत आएगा। तो ये सेकंड नियम ये है कि यदि पंचमाक्षर के तुरंत बाद वापस से कोई पंचमाक्षर आ जाए तो उसको हम अनुस्वार के रूप में नहीं लिखेंगे, उसके मूल रूप में लिखेंगे। यहाँ से आपने इतना समझा, ये अनुस्वार को लिखने का सही तरीका है, ठीक है। ऐसे कोई भी शब्द आ रहे हैं, आपके बहुत सारे शब्द बनेंगे ऐसे, और आप उनमें ये अगर ये नियम याद रखते हैं तो उससे आपकी वर्तनी की बहुत सारी शुद्धि हो सकती है। अब वर्तनी शुद्धि का मेन टॉपिक क्या है कि ये हमारी पूरी क्लास में चलता रहेगा, शब्द आते रहेंगे, हिंदी भाषा की जो भी जितने भी लेक्चर रहेंगे शब्द आते रहेंगे, उसके हिसाब से मैं आपको बताता जाऊँगा। पर वो बताना, सभी शब्दों को बताना एक क्लास में क्या है कि संभव नहीं हो पाता है। तो जो मेन नियम है, इसके मेन नियम मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, वो नियम मैं आपको बता रहा हूँ। और ये नियम आप कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी वर्तनी में इन नियमों की वजह से ही सुधार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे एक और नियम पढ़ेंगे। पंचम वर्ण यदि द्वितीय रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें सीधा सा है कि जो पंचमाक्षर का, जैसे कि न है, न के बाद ही वापस से ना आ गया, या म के बाद ही वापस से मा आ गया, तो वो द्वितीय रूप में, मतलब दो बार आएगा, बार बार पलट के आएगा। दो बार आ रहा है वो वर्ड, तो वो पलट के आ रहा है दोबारा। जैसे कि एक हमने लिख लिया विभिन्न, यहाँ पे एक शब्द लिखा, ठीक है। तो विभिन्न को हम कैसे लिखेंगे? ये विभिन्न हो गया, इस प्रकार से विभिन्न को लिखा जाएगा, ठीक है। अब विभिन्न के हम सोचे कि विभिन्न को वैसे लिख दें, कैसे कि यहाँ पे अनुस्वार हटा देंगे, ये विभिन्न यहाँ पे लगा दिया और ये ना कर दिया, तो ये रहेगा वर्तनी के हिसाब से हमारा गलत, और ये वर्तनी के हिसाब से ये सही रहेगा। तो ये पंचमा अक्षर के बाद वही द्वितीय रूप में आ रहा है तो उसको अनुस्वार के रूप में ना लिख के उसके मूल रूप में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से ये समझ लिए। जैसे कि हम एक और शब्द लेंगे, कौन सा लेंगे? एक और शब्द, जैसे प्रसन्न शब्द ले लिया हमने। प्रसन्न शब्द में क्या आएगा? वापस से प्रसन्न में भी यही स्थिति बन रही है, प्रसन्न शब्द में, ठीक है। प्रसन्न शब्द में भी ये न दो बार आ रहा है, तो प्रसन्न को हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। किस प्रकार से? प्रसन्न इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, ये वर्तनी के हिसाब से गलत रहेगा। तो यदि पंचमाक्षर के बाद द्वितीय रूप में पंचमाक्षर आ रहा है, मतलब वही पंचमाक्षर डबल आ रहा है, तो उसको अनुस्वार में हम चेंज नहीं करेंगे। यानी नियम से हम इतना सीखने को हमें मिलेगा। अभी हम आगे देखते हैं। तो एक और नियम आ रहा है कि संयुक्त व्यंजन वाला। तो संयुक्त व्यंजन में मैंने आपको वर्णमाला में बताया था, हमारे संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। कौन से? एक तो
श, श कौन सा, लक्ष्य वाला श, उसके बाद श्र, और उसके बाद आएगा ये ज्ञ के बाद एक त्र आता है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला व्यंजन आधा रहता है और दूसरा व्यंजन पूरा होकर उसको पूर्ण करता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है त आधा है, पहला व्यंजन आधा है, और ये र इसको पूर्ण करना है। तो ये इन दोनों के मेल से क्या बना है, ये त्र बना है। तो इसका नियम हम देख रहे हैं आगे, जब ज्ञ बन जाता है। इसलिए अनुस्वार के बाद संयुक्त वर्ण आने पर जिन व्यंजनों के संयुक्त वर्ण बना है, उसका पहला वर्ण जिस वर्ग से जुड़ा हो अनुसार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के प्रयुक्त होता है। तो अनुस्वार को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज कैसे करेंगे, तो जैसे कि ये त और र, त प्लस र, ठीक है, ये त प्लस र से क्या बना है, त्र। अब यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं हम, जैसे मंत्री लिखते हैं हम, कौन सा शब्द लिखेंगे यहाँ, त्र से मंत्री लिखा, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम। और चेंज कैसे करेंगे, अनुस्वार इसमें से हटा सकते हैं। अनुस्वार हटा के कौन सा लगेंगे, तो उसी वर्ण का पंचमाक्षर, जो हमने पहला नियम देखा था। पहले नियम में हमने क्या देखा था कि अगर कोई वर्गीय व्यंजन का वर्ण आ रहा है अनुस्वार के तुरंत बाद, वर्गीय व्यंजन का कोई वर्ण आ रहा है अनुस्वार के तुरंत बाद, तो उस व्यंजन का हम पंचमाक्षर लिखेंगे, और पंचमाक्षर क्या लिखेंगे, आधा करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मंत्री में ता आ रहा है, ता का पंचमाक्षर क्या है, ता का पंचमाक्षर न है, तो हम इसको न के रूप में चेंज कर सकते हैं अनुस्वार हटा के, मंत्री। तो इस प्रकार से मंत्री लिखा रहेगा, ये भी सही रहेगा और ये वाला ऊपर वाला भी सही रहेगा। तो पहले तो हम किसको प्राथमिकता देते हैं, पहले अनुस्वार को प्राथमिकता देते हैं। अगर अनुस्वार हमारे उसमें ऑब्जेक्टिव में नहीं है तो उसके बाद हम लिखेंगे मंत्री। इस टाइप से इसको सही लगा देंगे, हम सही लगा के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी प्रकार से दे रखा है कि जैसे ये ज है और ये न है। अभी हम यहाँ पर एक वर्ण लेंगे, एक वर्ण कौन सा है, वो संज्ञा। ये संज्ञा इस प्रकार से लिखते हैं। अब संज्ञा में अनुस्वार हमें हटाना होगा, तो ये कौन से वर्ण में आ रहा है, हमारा अनुस्वार के तुरंत बाद संयुक्त व्यंजन आ रहा है। और संयुक्त व्यंजन के लिए क्या नियम है कि उसके पहले वाला वर्ड, तो पहले वर्ण ज और न से मिलकर बना है ज्ञ। अनुस्वार के तुरंत बाद क्या आ रहा है, ज्ञ, और ज्ञ कौन सा बना है, ज और न से मिलके। अब ज का पंचमाक्षर कौन सा है, तो ज का पंचमाक्षर अय्या है, तो इसको हम लिखेंगे, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम। और इसको चेंज करके कैसे लिखेंगे, पंचमाक्षर लिखेंगे और उसका आधा लिखेंगे, ठीक। पंचमाक्षर लिखा हमने और उसका आधा लिखा, तो इस प्रकार से ये संज्ञा, ये भी सही है। इस प्रकार से आपने संयुक्त व्यंजन का अभी नियम देख लिया। संयुक्त व्यंजन के नियम में किस प्रकार से लिखेंगे वो आप बिल्कुल इन उदाहरणों से समझ चुके होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक और बार वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे, तो आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आएगा। और ये आपकी जो है वर्तनी में बहुत सुधार लाएगा। आपको वर्तनी से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 नंबर के कुछ भी क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चनों में ये पूरा बिल्कुल आपका सुधार कर देगा वर्तनी से। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमें याद रखने पड़ेंगे। वर्तनी में कुछ चीज़ें ऐसी है जो याद रखने पड़ेगी। हर चीज़ के लिए हम नियम याद नहीं रख सकते। जो बेसिक नियम हैं, जो हमें कुछ मतलब ऐसे नियम हैं जिनसे हमारे बहुत सारे शब्द बन रहे हैं, वो वाले हमने ले लिए। और कोई पर्टिकुलर शब्द के लिए एक नियम है तो हम वो तो याद नहीं रख सकते इतने सारे नियम, तो हम वो वाले याद रख रहे हैं जो बहुत सारे वर्णों के लिए प्रयोग किया जाते हैं, वो वाले नियम। और इनसे हमारे वर्तनी में बहुत सारा सुधार हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद एक और नियम आ रहा है, 5वां नियम। अनुस्वार के बाद यदि य, र, ल, श, ह हो तो अनुस्वार म के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पे आपने देखा ये य, र, ल, व क्या है, ये वर्गीय व्यंजन में नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन में नहीं है। तो य, र, ल, व तो कौन सा है, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, और श, श उसमें व्यंजन है, श, और ह उसमें व्यंजन है, ठीक है। तो इसके बाद मतलब ये उस वर्ग के नहीं है, तो इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें क्या रहता है कि इसमें हम चेंज नहीं करते, इसमें अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे कि संयम शब्द है, संयम शब्द है, ठीक है। तो ये संयम शब्द इसी प्रकार से लिखा जाएगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ना तो किसी वर्ग में आ रहा है, वर्ग में नहीं आ रहा है, तो ये उसका पंचम अक्षर तो हम लिख ही नहीं सकते इसका, ठीक है। यहाँ से आपने समझा। अब इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे दे रखा है अनुस्वार म के रूप में लिखा जाएगा। म के रूप में मतलब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे, तो ये सम प्लस यम, सम प्लस यम से कौन सा चीज़ वर्ण बोला, संयम। तो ये म यहाँ पे आएगा आधा। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें म का उच्चारण होता है सम प्लस यम, तो ये इससे संयम बना रहता है। मतलब ये रहेगा तो अनुस्वार ही अनुस्वार रहेगा, पर अनुस्वार में इसका उच्चारण करने में क्या आएगा, म की ध्वनि आएगी। और ये सम प्लस यम कौन सी संधि का उदाहरण है, तो ये यण संधि का उदाहरण है। आप आगे जाके संधि पढ़ेंगे तो मैं संधि भी आपको बिल्कुल क्लियरली रूप से पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको संधि में भी इतनी मिस्टेक नहीं आएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी कि ये यण संधि का उदाहरण
उदाहरण है, मैंने देख के बताया, तो आप भी देख के बिल्कुल ऐसे बता देंगे आगे संधि की क्लास में। ठीक है, संयम से आपने यहाँ पे ये पढ़ लिया। तो यर लव अंतस्थ या श ह ये उसमें आए तो उसमें क्या रहेगा कि अनुस्वार चेंज नहीं होगा, वो अनुस्वार बिंदु के रूप में ही लिखा जाएगा ऊपर। ठीक है, अब हम आगे एक और नियम देख रहे हैं कि शब्द को बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो अनुस्वार का एक और प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द के अंत में। जैसे कि यहाँ पे हमने शब्द लिखा मात्रा, मात्रा लिखा, इसको बहुवचन बनाना हमें। इसको बहुवचन हम बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? मात्राओं, मात्राओं लिखेंगे, ये मात्राओं लिखा। पर ये वर्तनी के हिसाब से शुद्ध नहीं है, वर्तनी के हिसाब से ये शुद्ध नहीं है। वर्तनी के हिसाब से शुद्ध क्या रहेगा? ये हमने लिखा मात्रा ओ, इसके पीछे हमने जब तक अनुस्वार नहीं लगाया, जब तक ये बिंदु नहीं लगी अनुस्वार की, तब तक ये शब्द शुद्ध नहीं है। तो ये वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द कौन सा हमारा? ये वाला मात्राओं। ठीक है, उसके बाद हम एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि बहुवचन बनाने का सब बात आई है तो हम बहुवचन बनाते हैं जैसे बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कि ये इकाई शब्द है, तो इकाई किस प्रकार से लिखा जाएगा? इकाई की वर्तनी ये इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी इकाई की है, पहले छोटी की मात्रा आएगी फिर बड़ी की मात्रा आती है। अब इसको हम शुद्ध रूप से लिखेंगे, इकाई का बहुवचन बनाएंगे। तो इसका बहुवचन कैसे बनाते हैं हम? इकाइयाँ, इकाइयाँ ऐसे बना लेंगे क्या हम? आपने ये तो देख लिया कि बहुवचन बनाते समय अंत में प्रयोग क्या होगा? अनुस्वार का प्रयोग होगा। तो ये अनुस्वार का प्रयोग हमने अंत में कर दिया, पर ये सही है क्या? ये सही नहीं है, क्योंकि जब भी बहुवचन आएगा तो ये जो ई की मात्रा है वो ई की मात्रा छोटी लगेगी। तो ये यहाँ पे कैसे लगेगी? बहुवचन बनाते टाइम पे ये छोटी मात्रा लगेगी। ठीक है, ये छोटी मात्रा लगेगी और ये यहाँ पे बहुवचन आएगा। ये यहाँ से आपने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद एक और शब्द ले लेते हैं हम, जैसे कोई दवाई शब्द ले लिया। तो दवाई वर्तनी के साथ शुद्ध क्या है कि दवाई में बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, अब इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? एक तो दवा, अब यहाँ पे क्या है? बड़ी की मात्रा है, पर हम बहुवचन बनाते हैं तो उसके तुरंत पहले जो शब्द आता है वो लघु हो जाता है, वो छोटी की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। छोटी की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा तो ये दवाई यहाँ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। ये आपने यहाँ से समझ लिया। उसके बाद जैसे कि कोई सा भी शब्द ले लीजिए, हमने एक शब्द ले लिया नीति, इसको बहुवचन बनाना तो नीति, नीतिया को, तो नीति में तो छोटी की मात्रा है ही सही। ठीक है, इसको बहुवचन बनाएंगे तो ये नीतियाँ। ठीक है, ये यहाँ पे अंत में अनुस्वार लग गया इसको बहुवचन बनाने के लिए। तो आपने देखा कि बहुवचन बनाने के लिए हम शब्द के अंत में अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। कोई सा भी शब्द अगर बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है तो उसके अंत में हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कभी कभी क्या है कि एक और चीज़ मैं बताता हूँ, हम कभी किसी को सम्मान देने के लिए कोई शब्द बोलते हैं, या कि वो जाता है में हम वो नहीं लगाएंगे अनुस्वार अंत में, जबकि जाते हैं में बहुवचन आ गया वो तो है। पर अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारे हिंदी में जैसे कि जाता है वो एक छोटे को बोल सकते हैं हम कि वो जा रहा है। ठीक है, और वो जा रहे हैं वो सम्मान देने के लिए बड़ों को बोलते हैं। जब सम्मान देने के लिए भी आता है तो वहाँ पे हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, में है के पीछे अनुस्वार लगेगा, जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक शब्द है जाते हैं, अब इसमें है के पीछे अनुस्वार लगेगा। तो इस प्रकार से आप अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं अगर आपको बताने जाऊँगा तो बहुत सारे नियम हैं और बहुत सारे वो आगे बढ़ जाएंगे, पर जो मुख्य रूप से मैंने थे वो आपको बता दिए यहाँ पे। इससे आपका वर्तनी में बहुत सारा सुधार हो जाएगा। तो बहुवचन में क्या देखा हमने कि जो वर्ण रहेगा बहुवचन बनाने के बाद उसके अंत में, अंत वाले वर्ण में अनुस्वार लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज़ हम देखेंगे, उक्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात को लिखने का सही विधि। तो उक्षिप्त कौन सा है? हमने एक बिंदु तो देखा था, अनुस्वार पढ़ा अभी हमने। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? नुक्ता। नुक्ता किन वर्णों में लगता है तो वो हमने पढ़ लिया था, क, ख, ग, ज और फ में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि एक पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर काय में लगता है वो हमने देख लिया था, खाली एक ही वर्ण में लगता है, अंगम में लगता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और बिंदु देखी थी, अनुस्वार हमने पढ़ लिया, तीनों बिंदु हमने पढ़ ली। उसके बाद चौथी बिंदु कौन सी बची है? तो वो चौथी बिंदु ताड़न जात की बची है। तो ताड़न जात बिंदु लगाने पर, जैसे ये ड है, ये यहाँ पे ड है और ये ढ है, इस पर ताड़न जात की बिंदु ये हम लगा देंगे तो ये अड और अड हो जाएगा। तो ये उक्षिप्त व्यंजन हो गए। ठीक है, ये उक्षिप्त व्यंजन हो गए इसको शब्द को लगाने से। तो इस उक्षिप्त व्यंजन को लिखने का सही तरीका हम देखेंगे कि ये कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये पांच जगह छोड़ के सब जगह लगता है, और वो 5 कौन कौन सी जगह है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो
तो अब हम आगे देखते हैं कि ड और ढ में ताड़न जात कहाँ पे लगता है। तो ड और ढ में अंग्रेजी शब्द आने पर इसका प्रयोग नहीं होता है। तो अंग्रेजी शब्द कौन कौन से? ये रोड, ये रोड आ गया। तो ये रोड का मैंने आपको अभी क्लास में, इसी क्लास में बताया था कि रोड में नीचे बिंदु नहीं लगती है क्योंकि ये अंग्रेजी वर्ण है। ये यहाँ पे आप समझो, अंग्रेजी शब्द आने पर इसका प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि रोड में ताड़न जात का प्रयोग नहीं होगा। बाकी अन्य जितने भी शब्द आएंगे उनमें होगा, पर ये 5 नियम आप देख लीजिए, 5 नियम आप ये ध्यान में रखेंगे तो आपका ताड़न जात का बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि ताड़न जात बिंदु कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। ठीक है, तो रोड में नहीं होगा, रोड अंग्रेजी शब्द है, बोर्ड अंग्रेजी शब्द है, यहाँ पर भी बोर्ड में नीचे बिंदु नहीं आएगी। कोल्ड अंग्रेजी शब्द है, यहाँ पर नहीं आएगी। ऐसे कोई से भी शब्द हो अंग्रेजी के, वहाँ पर ताड़न जात बिंदु का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझ लिया आपने, अंग्रेजी शब्द आने पर इसका प्रयोग नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे ताड़न जात बिंदु हम नहीं लगाएंगे। तो रोड के पीछे अब देखो, आप यहाँ पे एक हिंदी शब्द में लिखता हूँ सड़क, सड़क, ये सड़क शब्द लिखा। अब सड़क के नीचे ताड़न जात बिंदु का प्रयोग होगा क्योंकि ये हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है, इसमें सड़क के नीचे ताड़न जात का प्रयोग होगा और ये सड़क का सही रूप है। आप रोड लिख लो और आप रोड से सोचोगे कि ये ड सड़क पे भी नहीं लगेगा ताड़न जात बिंदु, तो ये सड़क पे बिल्कुल लगेगा क्योंकि ये हिंदी शब्द है। आगे एक और नियम है कि कहाँ नहीं लगेगा, तो आगे एक और नियम हम देखते हैं, शब्द की शुरुआत में ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है। मतलब किसी शब्द की शुरुआत हम ताड़न जात शब्दों से हो रही है तो वहाँ पे ताड़न जात का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आपने ये समझा। जैसे कि कौन कौन से शब्द लेंगे हम यहाँ पे ताड़न जात से शब्द से, जैसे कि ढोल, ये ढोल शब्द की शुरुआत, ढोल शब्द है तो ये ढोल शब्द की शुरुआत में ताड़न जात का प्रयोग नहीं होगा। शब्द की शुरुआत में कौन कौन से शब्द हैं वो, तो ये ड और ये ढ, इनकी शुरुआत में, ये शुरुआत में आए तो ताड़न जात शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ये शब्द ड और ढ अगर शुरुआत में आते हैं तो ताड़न जात शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पर ड और ढ शुरू में आते हैं तो ताड़न जात शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इसमें कौन सा, तो एक तो हमने देखा था ढोल देख लिया था, उसके बाद एक और शब्द डमरू, ठीक है, डंडा, ये डंडा है तो इसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद एक और हम देखते हैं यहाँ पर अगला नियम, तो जब ड ढ दी हो तब ताड़न जात का प्रयोग नहीं होगा। दी मतलब ड और ड 2 बार आ गया, जैसे कोई शब्द उड्डयन, उड्डयन में ड ढ 2 बार आ गया, ड और ड, तो वहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद जैसे कि अड्डा है या लड्डू है, कोई सा शब्द आ रहा है मतलब डबल से दी, तो मतलब वही शब्द डबल आ रहे हैं तो वहाँ प्रयोग नहीं होगा। तो इसके कुछ उदाहरण लिख लीजिए आप यहाँ पे। इसका कुछ उदाहरण कैसे है, जैसे उड्डयन शब्द है, ये ड आ गया, ड यन, ये हलंत है, यहाँ पे मतलब ताड़न जात का बिंदु नहीं लगा है। तो आपने देखा ये ड और ड 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे ताड़न जात बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला शब्द देखते हैं कौन सा है, जैसे कि हमने देख लिया अड्डा, ठीक है, तो यहाँ पे ताड़न जात का प्रयोग नहीं होगा। लड्डू, ऐसे कितने भी शब्द आप हिंदी के कोई से भी शब्द ले लो, ये नियम बिल्कुल लागू होंगे। ये 5 नियम जहाँ पे हैं वहाँ पे मतलब ताड़न जात शब्दों का, ताड़न जात चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अब चिन्ह की बात कर रहा हूँ तो मैं चिन्हों को कैसे लिखते हैं, तो जैसे अभी तक हम चिन्ह ऐसे लिखते होंगे, यहाँ पे एक शब्द आ गया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, चिन्ह ऐसे लिखते हैं बहुत सारे लोग। ये वर्तनी के साथ आप गूगल में भी देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी जगह मतलब बहुत सारी वेबसाइटों पे ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, पर ये सही नहीं है। चिन्हों को लिखने का सही तरीका कौन सा है, ये च है, ये हा अदा आएगा और न, ये चिन्ह को लिखने का सही तरीका है। तो यहाँ पे आप ये एक वर्ड याद रखना, ये अलग से आया, मैंने ऐसे ही बता दिया है आपको कि चिन्ह शब्द आया था तो मैंने कहा कैसे लिखना है, उसका सही तरीका मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे चिन्ह को आप याद रखना इस प्रकार से। ठीक है, अगला हम देखते हैं नियम, चौथा नियम, उपसर्ग हो तो ताड़न जात का प्रयोग नहीं किया जाता। उपसर्ग मतलब जो शब्दों के पहले लगे और उसका अर्थ बदल दे। जैसे डर है, डर के पहले लग गया और उसका अर्थ बदल दे, निडर हो गया मतलब जो किसी से नहीं डरता, और डर मतलब डर, तो डर के पहले जैसे निडर शब्द। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्दों के पहले लगे और उसका अर्थ बदल दे। जैसे यहाँ पे निडर लगा है, तो ये निडर लगा है तो इसके नीचे ताड़न जात का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, एक और शब्द ले लीजिए आप, बेढंगा ले लीजिए, बेढंगा, तो इसके नीचे ताड़न जात शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ये बेढंगा है, ये यहाँ पे भी ताड़न जात चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। आप इसके नीचे ये सोचे कि यहाँ पे वो चिन्ह लगेगा तो वो नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। उसके बाद अगला नियम हम देखते हैं, जब ड और ढ के तुरंत बाद या पहले अनुस्वार हो तब ताड़न जात का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम कोई शब्द यहाँ पे ले लिया मैंने, अंडा,
एक मिनट, एक शब्द लिया मैंने यहाँ पर अंडा। कौन सा शब्द लिया? यहाँ पर क्यों नहीं चल रहा भाई, चल जा। तो यहाँ पर अंडा लिया हमने। अब इसमें ये तुरंत बाद आ गया अंडा, अनुस्वार के तुरंत बाद आ गया ड या ढ, कोई सा भी आ जाए जैसे है। तो इसमें क्या रहेगा कि अनुस्वार के तुरंत बाद कोई वर्ण आ रहा है, कोई मतलब ड और ढ आ रहा है, तो उसमें हम प्रयोग ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक और शब्द मैंने ले लिया, ये मेंढक, मेंढक ले लिया। तो इसके बाद तुरंत बाद क्या आ रहा? अनुस्वार। तो यहाँ पे ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे हम। ठीक है, आपने समझ लिया। यहाँ पे इसमें ताड़नजात चिन्हों का प्रयोग नहीं होगा। अब अगला नियम हम आगे चलें, तनी में आगे बढ़ते हैं। तो एक और चीज़ हमें यहाँ पे सीखना जरूरी है, एक का नियम। जैसे कि एक प्रत्यय किसी में भी लग जाता है, एक किसी शब्द के बाद लगेगा। जैसे परिवार है, परिवार को हम पारिवारिक बनाने के लिए उसमें एक लगाते हैं, पारिवारिक। जैसे कि कोई ये पारिवारिक माहौल है, परिवार वाला माहौल है, तो उसको बोलने के लिए, एक शब्द में बोलने के लिए हम क्या लिखते हैं कि पारिवारिक माहौल है। तो उसको बनाने के लिए हम एक का प्रयोग करेंगे। तो ये एक का नियम हम देखते हैं कि एक कहाँ लगता है। तो एक कहाँ लगेगा? जैसे मैंने एक शब्द ले लिया परिवार, परिवार, एक मिनट, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया परिवार, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड ले लिया, कौन सा? एक और वर्ड नीति ले लिया। एक और वर्ड उसे ले लेता हूँ मैं, तो उद्योग ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका नियम 3 जगह उपयोग में होता है। जैसे कि जब पहले साधारण वर्ण आ रहा कोई, जहाँ पे कोई मात्रा नहीं लग रही हो, यहाँ पे कोई पद में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, तो ये साधारण वर्ण है, साधारण वर्ण, ठीक है। उसके बाद दूसरा ई से जिस शब्द की स्टार्टिंग हो रही, किससे? ई, छोटे ई या बड़े ई से स्टार्टिंग होने वाले शब्द, ये इसमें एक लगाएंगे तो क्या बनेगा वो हम देखेंगे। और उसके बाद ऊ से स्टार्टिंग हो रही है, छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, इससे स्टार्टिंग हो रही है, तो उसमें एक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा, मतलब एक उसके अंत में लगाने पर क्या शब्द बनेगा। जैसे परिवार को हम अंत में एक लगा देंगे, परिवार में अंत में एक लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि जो साधारण वर्ण होते हैं, तो यहाँ आप लिखिए साधारण वर्ण में क्या होता है कि साधारण वर्ण में अ का आ में परिवर्तन हो जाता है। साधारण वर्ण में अ का काय में परिवर्तन होगा? आ में। और जिसकी स्टार्टिंग ई से हो रही है, ठीक है, ई से जिसकी स्टार्टिंग हो रही हो उसमें क्या आएगा? उसमें ई का परिवर्तन ए में हो जाता है, ये बड़े ए में, ठीक है। ई का परिवर्तन ए में हो जाता है। उसके बाद जिन वर्णों की स्टार्टिंग ऊ से हो रही है उनका छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों देख लेना, आप कंसिडर कर लेना यहाँ पे। तो ऊ का हो रहा है जिसकी स्टार्टिंग वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होगा वो? जैसे परिवार, परिवार में एक लगाएंगे हम तो इसको पारिवारिक बनाएंगे। तो ये कैसे? यहाँ पे परिवार में एक लगाया, यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही थी? ये अ है, प के पीछे अ छुपा ही है, आपको मालूम है साधारण वर्ण में हर व्यंजन में अ छुपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ इसके पीछे क्या है? छुपा है, अ छुपा हुआ है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है? अ से। अ की मात्रा है इस शब्द में, तो इसमें अ की मात्रा आ में परिवर्तित हो जाएगी। तो अ की मात्रा आ में परिवर्तित कर दी हमने, पा लिख दिया, और रिवारिक ऐसा कैसा, ठीक है। छोटी की मात्रा है यहाँ पे, छोटा एक लगाया तो ये एक हो गया, ठीक है। इस प्रकार से पारिवारिक शब्द लिखेंगे। हम नीति लिखेंगे हम, तो नीति में क्या रहता है? ई ए में चेंज हो जाता है, ई काय में चेंज होगा? ए में चेंज होगा। तो नी का ई, ये ई था यहाँ पे बड़ा ई, वो काय में चेंज होगा? ए में। ए की कौन सी? 2 मात्रा में। उसके बाद एक लगा दिया तो ये नैतिक हो गया यहाँ पे। इसके बाद नीति में क्या लगा? नीति में एक मिनट थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं यहाँ पे। नीति में एक लगाएंगे हम, नीति में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जैसे यहाँ पे नी है, नी के में काय की मात्रा आ रही? ई की मात्रा, तो ई की मात्रा काय में परिवर्तित होगी? या चाहे वो छोटा ई हो या बड़ा ही है, वो ए में परिवर्तित होगी। एक के नियम में आप स्पष्ट रूप से ये समझिए कि जब ई आए तो वो काय में परिवर्तित होगा? ए में। ए में कौन सा? बड़ा ए में, ठीक है। ऊ आए तो वो काय में परिवर्तित होगा? ओ में। ओ में बड़ा ओ, और उसको ओ की ध्वनि आती है, ए की ऐ की ध्वनि आती है, ठीक है। वो ध्वनि के हिसाब से आप समझेंगे तो ऐसा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये काय में परिवर्तित होगा? ई ए में परिवर्तित होगा, ए में।
और ओ में परिवर्तित होगा, और जहाँ पे साधारण वर्ण है आ रहा है तो अ काय में आ में परिवर्तित हो जाएगा। तो अ का आ में परिवर्तन हमने देखा, पारिवारिक परिवार को कर दिया हमने, पारिवारिक में एक लगाया, परिवार में एक लगाया तो ये पारिवारिक, शुरू का शब्द ये चेंज हो गया ऐसा, ठीक है। नीति में देखेंगे हम, नीति में एक लगाएंगे तो कैसे परिवर्तित होगा, 1 मिनट रुकना। नीति में एक लगाएंगे तो कैसे परिवर्तित होगा, ये ना तो है ही सही, ई को चेंज करके हम ई में चेंज करेंगे तो ये 2 ई आ गई। उसके बाद ईक लगाया हमने तो ता में छोटी की मात्रा तो यहाँ पे थी सही, फिर भी ईक लगाते तो छोटी की मात्रा आती, तो ये नैतिक ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है, ये नैतिक हो गया। अब इसके बाद उद्योग, तो उद्योग को हम ऊ को चेंज करते हैं तो ओ में चेंज होता है। उद्योग में एक प्रत्यय लगाएंगे तो वो क्या होगा, उद्योग, ओ में चेंज हो गया औद्योगिक, ठीक है। अब उद्योग में घ नहीं आता, ये इस प्रकार से आता औद्योगिक, ठीक है, ये आप यहाँ पे समझना, ये औद्योगिक है। इस प्रकार से हम एक लगा के चेंज करते हैं। तो एक 3 प्रकार से चेंज होता है, ई में, ए में, ऊ में, औ में, अ का आ में परिवर्तन होता है, ठीक है। इस प्रकार हम कोई से भी शब्द ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे शब्द ले लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पे एक शब्द ले लिया संसार, संसार। अब यहाँ पे क्या है कि कोई मात्रा नहीं, आगे मात्रा अ काय में चेंज होगा। संसार को में हम एक जोड़ेंगे तो, संसार में हम एक जोड़ते हैं तो क्या आएगा, अब बताइए, संसार में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सांसारिक, संसारिक नहीं आएगा, सांसारिक आएगा, सांसारिक। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि जब कुछ भी नहीं रहता, अ रहता साधारण वर्ण में, तो वो आ में परिवर्तित हो जाता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सांसारिक हो जाएगा, ठीक है, ये सांसारिक हो गया। इस प्रकार एक और वर्ण ले लीजिए यहाँ पे, जैसे इतिहास ले लिया हमने, इस प्रकार एक और वर्ण ले लीजिए यहाँ पे, जैसे इतिहास ले लिया हमने, ठीक है। इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो एक लगा के चेंज करेंगे हम, तो किस प्रकार से चेंज करेंगे वो आप देखिए। इतिहास में एक लगा के चेंज करते हैं हम तो ऐतिहासिक, ई काय में परिवर्तित होता है, ए में परिवर्तित हो जाएगा, और ए कौन सा रहेगा, वो बड़ा है, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अंत में हमेशा छोटी की मात्रा आएगी क्योंकि एक लगा रहे हैं हम, ठीक है। अब इसी प्रकार से और कोई सा भी वर्ण ले लीजिए, जैसे आप परलोक ले लीजिए, परलोक लिया आपने, और परलोक में एक लगाएंगे तो, परलोक में एक लगाएंगे तो क्या बनेगा, प है साधारण वर्ण है, इसको आ कर देंगे, ये पार, और ल में 2 मात्रा आएगी, ल में पारलौकिक में 2 मात्रा आती है, बोलने में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पारलौकिक आता है, ठीक है। तो 2 मात्रा आ गई। इस प्रकार हमने आज वर्तनी की क्लास समझी। वर्तनी की क्लास में हमने देखा कि अनुस्वार को कैसे लगाते हैं, ताड़न जात का प्रयोग कैसे करते हैं, एक प्रत्यय कैसे लगाते हैं, और उसके बाद र का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ से आपके वर्तनी में बहुत सारे शब्दों का सुधार होगा। आने वाली क्लास में हमारे जो वर्तनी के कोई ऐसे शब्द आते रहे होंगे जो बिल्कुल स्पेशल है, या जैसे संधि पढ़ेंगे हम, तो संधि में कोई सा वर्ण ऐसा आया है जो बच्चों को नॉर्मली लिखने में नहीं आता, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस वर्णों को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो आज वर्तनी की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे हम हिंदी भाषा का अगला लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिलेक्शन वाले के साथ आप ऐसे ही बने रहिए, और हम आपके सिलेक्शन की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।